नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सीएट के बारे में। देखिए सीएट लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी के कस्टमर बेस को अगर दिखा दूँ, आप देख सकते हैं कार मतलब जितने सारे पैसेंजर कार बनाने वाला कंपनी है, उनमें से होंडा, होंडाई, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, एमजी एंड टोयोटा, ये सारे कंपनीज के ऊपर जो टायर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब टायर जो है वो इस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। साथ ही साथ बाइक इंडस्ट्रीज में रॉयल एनफील्ड हो गया, बजाज हो गया, हीरो हो गया, होंडा, यामाहा एंड टीवीएस, ये सारे कंपनीज को भी सीएट कंपनी क्या करते हैं, टायर्स को सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ स्कूटर जो है वो भी देखिए हीरो से लेकर टीवीएस, होंडा, सुजुकी, यामाहा, महिंद्रा, ये सारे कंपनीज को भी टायर कंपनी सप्लाई करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो कस्टमर बेस है बहुत स्ट्रांग है और इसी स्ट्रांग बेस में सीएट आगे बढ़ रहा है और सीएट अच्छा खासा जर्नी कर रहा है। देखिए सीएट कंपनी के ऊपर मैं टायर को यूज करके भी देख चुका हूँ। तो ऑब्वियसली टायर मतलब कोई फर्क नहीं है, बहुत शानदार तरीके से ब्रेकिंग सिस्टम में बहुत शानदार तरीके से काम भी करता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है सीएट कंपनी एक फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करने का पोटेंशियल रख सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट अगर अच्छा हो तो उसका डिमांड बढ़ेगा, अगर डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेंगे। तो सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। अगर प्रोडक्ट ही बेकार है तो शायद आपको आज डिस्काउंट प्राइस में मिले, सस्ते दामों में मिले, एक दो बार शायद कस्टमर आपका प्रोडक्ट को खरीदारी करेंगे, मगर बाद में वो खरीदारी नहीं करेंगे। और एक चीज़ को नोटिस आपको बता दूं कि टायर इंडस्ट्रीज में एक दिक्कत वाला बात क्या है। देखिए एक बार अगर कोई भी टायर्स आपने मान के चलिए आपका बाइक्स है और वहाँ पे आपने टायर चेंज किया, तो ऐसे नहीं कि आप 5 साल के बाद चेंज करेंगे, तो उसका टाइम ऑफ पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डिपेंड करेगा आपका बाइक कितना चला। तो जो टायर का जो मतलब नया जो कस्टमर हमेशा उसको एक्वायर करते जाना है और पुराना जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको भी हमेशा रिकवरी करना है। तो अगर इस तरीके से काम वो नहीं करेंगे तो कंपनी सॉरी इस तरीके से काम वो नहीं करेंगे तो कंपनी बुरी तरीके से यहाँ पे फंस सकते हैं। तो इसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी कंपनी का जो डेप्थ है आप देख सकते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है और आर ही बेस्ट देखने को मिला और कंपनी की इनकम जबरदस्त है और डेप्थ भी कम है। तो सारे पॉइंट्स को कंपनी सही तरीके से कंट्रोल कर रहा है और उसके साथ साथ कंपनी के ए भी आप देख सकते हैं। कंपनी जो सेट जो है वो एक्चुअली आरपीजी ग्रुप का है और 1982 में कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हुआ था और इसी बिजनेस के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है करीबन करीबन कंपनी है 1900 से भी ज़्यादा और 170 से भी ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट को कंपनी लॉन्च कर चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो कंपनी की टोटल जो कैपेसिटी है आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है उसको आप देखेंगे तो 45.07 मिलियन टायर्स का, और वो भी वो कब बना चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से। हैव लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ईवी रेंज ऑफ द टायर डिजाइंड फॉर द 2 and 4 व्हीलर्स। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पोटेंशियल है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी सिर्फ मतलब बाइक्स में नहीं, कंपनी ट्रक्स में भी है, बसेस में भी है। और देखिए कंपनी जो ट्रक्स एंड बसेस कैटेगरी से उसमें कंपनी 30% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, 2 and 3 व्हीलर्स के ऊपर 26%, पैसेंजर कार्स के ऊपर 20%, साथ ही साथ जो फार्म मतलब जितने सारे ऑफ रोड गाड़ियाँ है उसके ऊपर 16%, एलसीवी गाड़ी के ऊपर 8% एंड स्पेशलिटी कैटेगरीज जो गाड़ियाँ है उसके ऊपर 7% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंडिया में जितना बिजनेस हो रहा है बाहर की कंट्रीज में भी कंपनी खुद के प्रोडक्ट को सेल अप कर रहा है। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के आगे बढ़ने का। तो बाकी इस कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का आंकड़ा बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो उसके हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए था, मगर हुआ कुछ उल्टा। कंपनी का पिछले साल में जो नेट प्रॉफिट था वो इस बार कम हो गया। थोड़ा सा कम इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी का जो आदर्श इनकम है वो 55 करोड़ का इस बार लॉसेस झेलना पड़ा। जो पिछले सालों में से 6 करोड़ का लॉसेस झेलना पड़ा था, इस बार वो 55 करोड़ का लॉसेस झेलना पड़ा। और अगर इस 55 करोड़ अगर एडिंग हो जाता तो कंपनीज के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिल जाती। तो बाकी सेट के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर मैं बुलिश हूँ और कंपनी के ऊपर एक रेंज भी क्रिएट हुआ, वो कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज है, वो कुल मिलाकर 25% का बाइंग का रेंज है। तो धीरे धीरे कर जब नीचे आए इस लेवल को टच किया तब क्या बना, तब बना एंट्री। और यहाँ से कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं और इस लेवल तक जाएगा तो यहाँ पे बनेगा एग्जिट। तो
इस तरीके से स्ट्रेटजीज को मैं फॉलो करके काम करता हूँ। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा इस लेवल तक जाने के लिए। कोई बात नहीं, टाइम तो देना ही होगा। 1 साल भी लगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 साल में 25% का रिटर्न बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली LIC, आप सभी जानते हैं LIC इंडिया के सबसे बड़े एक इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस बेचने वाला कंपनी है। तो बिजनेस को टोटली कंपनी ऑनलाइन लेके जाना चाहता है। ऑनलाइन मतलब जिस तरीके से बाकी प्लेटफॉर्म, बाकी कंपनीज घर बैठे ही आपको इंश्योरेंस को स्पीच करके, आपको इंश्योरेंस को एडवर्टाइजमेंट करके आपके पास भेजते हैं और आप ऑनलाइन के माध्यम से ही उस इंश्योरेंस को खरीदारी करते हैं। तो LIC का सबसे बड़ा मतलब एक एक्सपेंस जो होता है वो है इसका जितने सारे एजेंट है। तो एजेंट को सबसे ज़्यादा अब कमीशन देना पड़ता है। उस बेसिस में एजेंट को कम करने के लिए, एजेंट तो रहेगा तो उसका उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के भी ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने जा रहा है। तो मुझे लगता है अगर LIC इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम स्टार्ट करे तो बाकी कंपनीज का हालत और भी टाइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी कंपनीज का मतलब है LIC के मार्केट कैप करीबन करीबन 6.5 लाख करोड़ के आसपास है और उसके आसपास भी किसी कंपनी को देखने को नहीं मिला। जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस 1,55,000 करोड़ के आसपास था, HDFC लाइफ इंश्योरेंस 1,39,36,हजार करोड़ के आसपास था और ICICI पोटेंशियल करीबन 95,000 करोड़, ICICI लंबार्ड 92,000 करोड़, जनरल इंश्योरेंस 72,000 करोड़। मतलब अब देखिए कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा फर्क है। सारे कंपनीज को अगर एक साथ भी जुड़ा जाए तो LIC के आसपास पहुंच पाएंगे। इतनी बड़ी कंपनी LIC और ऑलमोस्ट कंपनी एकदम जीरो डेप कंपनी है, तो पूरा के पूरा डेप फ्री है। तो जो कंपनी के ऊपर आपको काम करना है उसको पहले नेचर को समझना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे बहुत सारे आया है कि कंपनी अगर सर बेस्ट है तो जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद इतना बिग क्रैश क्यों हो गया। देखिए कंपनी जो लिस्टिंग का जो टाइम था वो गलत टाइम था, पहली बात, क्योंकि जिस टाइम में मार्केट बिग फॉल हुआ था उसी टाइम में LIC को लिस्टिंग किया गया। पहली ये बात है। दूसरी बात है कि LIC के ऊपर लिस्टिंग होने के बाद करेक्शन होने के पीछे दो रीजन है। पहली बात, कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग अभी भी 95% के ऊपर है। तो सोचिए पूरा का पूरा होल्डिंग अगर प्रोमोटर के पास रहेंगे, बाकी जो होल्डिंग्स है वो अगर पब्लिक के लिए ओपन किया गया तो पब्लिक हमेशा लिस्टिंग होने के बाद ही, देखिए लिस्टिंग तो लॉसेस में हुआ, डिस्काउंट में हुआ, तो लोग कोशिश यही करेंगे कि चलो मैं माल बेचकर भाग जाऊं, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसके चलते शेयर में करेक्शन हुआ। मगर मैं आपको बार बार वीडियो बनाकर यही शेयर कर रहा था कि अच्छे कंपनी के ऊपर आपको कभी भी लॉसेस में नहीं बेचना है। तो आज उसका फायदा और उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल ही चुके हैं, क्योंकि बाउंस बैक किया, एक यू टर्न लेकर काफ़ी हैंड बना और उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। और मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसी बेसिस में कंपनी इसके ऊपर एक एक नहीं दो मुझे एंट्री मिला। पहली एंट्री काफ़ी हैंड का जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 41% के आसपास, कुछ इस तरीके से लेवल तक। और नेक्स्ट जो एंट्री को मिला और दूसरा एक एंट्री मिला, वो एंट्री कुछ इस तरीके से मिला है। एक रेंज बना है बाइंग का रेंज, मतलब 1 2 3 4 5 5 के 5 बाइंग कैंडल का रेंज बने जो 22% के आसपास है। जब से नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना, एंट्री, और इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट मिलने का चांसेस है और यहाँ से अगर बाउंस बैक करे तो इजीली वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस भी हो रहा है मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेंगे। बाकी LIC के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IDBI बैंक। फाइनली IDBI बैंक के ऊपर एक गुड अपडेट्स है जो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। वो अपडेट्स क्या है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं IDBI बैंक, यहाँ पे देख सकते हैं क्लेम ऑन 12 मिलियन इनकम टैक्स रिफंड। तो कंपनी क्या कर रहे थे, 12 मिलियन का टोटल इनकम टैक्स का रिफंड करने का यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। मतलब कंपनी को 12 मिलियन डॉलर का, टोटल 12 मिलियन डॉलर का फंड यहाँ पे रिसीव होने वाला है। तो इनकम टैक्स से जो फंड रिफंड है वो रिसीव होने वाला है। अगर वो फंड अगर रिसीव हुआ तो कंपनी के पास एक एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा। उस पैसे से कंपनी इजीली मोमेंटम और भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 मिलियन डॉलर कोई कम अमाउंट नहीं होता है, एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। चलो एक बार मैं आपको गूगल में दिखा भी देता हूँ। तो 12 मिलियन डॉलर को अगर कैलकुलेट किया जाए इंडियन मनी से, आप देख पाएंगे अराउंड अराउंड 100 करोड़ के आसपास, 100 करोड़ से भी ज़्यादा टोटल अमाउंट कंपनी को मिलने वाला है। देखिए 100 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप कंपनी का अराउंड देखा जाए तो 92,000 करोड़ के आसपास है।
इनमें से 100 करोड़ का कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, वो भी टैक्स रिटर्न के हिसाब से, टैक्स रिफंड के हिसाब से, तो जो कंपनी को अच्छा खासा बूस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी का सबसे ज़्यादा स्टेक किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, एलआईसी के पास और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पूरा के पूरा 50-50% होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर जब मैंने चार्ट को आपके साथ शेयर किया, तो मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के ऊपर जब मैंने टेल लिया, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के बेसिस में टेल लिया गया, तो कुछ इस तरीके से कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना। और देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि जो हैंडल बना, क्या वो हैंडल सही बना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो कफ का जो लो है उस लो को टच नहीं किया, इसका मतलब इस हैंडल को सही मानूंगा, क्योंकि अगर इस हैंडल अगर नीचे आकर इस लो को टच करता तो यहाँ पे ऑब्वियसली काफी हैंडल पैटर्न्स कंपनी होता। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो इस लेवल तक जा सकता है, जो करीबन 114 रुपीज के आसपास बन सकता है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है, जो निकल कर है करीबन 73% के आसपास। तो बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन बना, जो सिचुएशन को कंपनी आगे बढ़ा सकते हैं। और मजेदार बात यही है कि जो टारगेट निकल कर है वो इसका एक स्विंग हाई के नीचे है। तो जब भी कोई स्विंग हाई बनते हैं उसके नीचे अगर कोई भी टारगेट बने तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उस टारगेट को वो अचीव करने का कोशिश करेंगे। अभी कब अचीव होगा, किस तरीके से होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है फिल्ट्रा कंसल्टेंट एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो जो बेसिकली 107 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने गुड अपडेट दिया 12 तारीख को, मतलब कल के दिन कंपनी आपको हर 3 के बदले 1 शेयर देने वाला है। तो हर 3 के बदले 1 शेयर कंपनी आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है, क्योंकि 1:3 रेशियो का बोनस का मतलब है हर 3 के बदले आपको 1 शेयर कंपनी आपको यहाँ पे बोनस की तरफ से मिलेगा। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।